नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से संबंधित। मेन फोकस है इस आर्टिकल में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पर। इसके बाद ये आर्टिकल मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा से संबंधित 2-3 आर्टिकल्स हमने हाल ही में डिस्कस किए हैं, तो जल्दी से रिवाइज करेंगे, अदरवाइज नए पॉइंट्स कम हैं इस आर्टिकल में। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, जापान के जो रिलेशन हैं, मतलब जापान का जो फोकस है ग्लोबल साउथ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया भी इसी कंटेक्स्ट में जापान के साथ रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, क्योंकि इंडिया का फोकस हमेशा से ग्लोबल साउथ पर रहता है। ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे इंडिया की पहचान है। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि यूक्रेन रशिया वार का ना ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, ना कि रशिया पर। काफ़ी सारा डेटा दिया गया है इस आर्टिकल में, डिस्कस करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा कोट, स्मॉल एक्ट्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपल कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। छोटे छोटे एक्ट्स, लेकिन अगर उसको देखो लाखों करोड़ों लोग परफॉर्म करें ना, तो पूरे वर्ल्ड की जो तस्वीर है बदल सकती है। न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं इस कोट के। जैसे क्लाइमेट चेंज ले लीजिए, अगर देखो छोटे छोटे एक्ट जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करना, कूड़ा करकट ना फैलाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना, इन छोटे छोटे एक्ट्स को लाखों करोड़ों लोग एक साथ परफॉर्म करें ना, तो पोल्यूशन को बचा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ में ये एप्लीकेबल है। जैसे देखो करप्शन है, कंपैशन है। मान लीजिए छोटे बच्चों पर, गरीबी पर, गरीब लोगों पर हम कंपैशन शो करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं। अगर लाखों करोड़ों लोग ऐसा करेंगे तो कितना बेहतर वर्ल्ड बनेगा, आप सोच के देखिए। तो बिल्कुल छोटे छोटे एक्ट्स, लेकिन जिसको लाखों करोड़ों लोग परफॉर्म करें, तो फिर इससे एक बेहतर वर्ल्ड का निर्माण होगा, एक पीसफुल वर्ल्ड का निर्माण होगा। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सोशल सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में ना 2 बजट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट का बजट और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का बजट। यूनियन गवर्नमेंट ने जो इस बार बजट प्रेजेंट किया ना 2023-24 का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा, इस बजट की सहायता से हमने कोशिश की है देश के सभी नागरिकों के लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर की जाए। दूसरा, देश के सभी सिटीजन्स के लिए गरिमा वाली लाइफ हो, डिग्निटी वाली लाइफ हो, कि वो अपनी बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकें। लेकिन देखो, एक्शन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन में ये बातें दिखती नहीं हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स जैसे फूड सिक्योरिटी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा, इन सब स्कीम्स के लिए जो एलोकेशन है वो कम कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में। जैसे देखो, एक स्कीम का एग्जांपल दिया जाता है। एक स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में ना, मतलब ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, छतरी वाली स्कीम है। इस छतरी वाली स्कीम के अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनको पेंशन दी जाती है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत विधवाओं को पेंशन दी जाती है, जिन महिलाओं के हस्बैंड्स की डेथ हो गई है। और सबसे लास्ट में जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको भी पेंशन दी जाती है। कितनी पेंशन दी जाती है? 200 रुपये पर मंथ फॉर एल्डर सिटीजन्स। इसके अलावा 300 रुपये एक महीने में मिलते हैं विधवा महिलाओं के लिए और डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए। लेकिन देखो, हैरानी वाली बात पता है क्या है? 2007 से लेके अभी तक ये जो अमाउंट है उतना का उतना रहा है। मतलब 200 रुपये से 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है, 300 रुपये से 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है, जबकि इन्फ्लेशन 2007 से लेके अभी तक 193% बढ़ गई है। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से काउंट करें तो उस समय के 200 रुपये आज के हिसाब से 586.38 रुपये हैं। लेकिन देखो, अभी भी वही पेंशन अमाउंट बेनिफिशरीज को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। और उससे भी बड़ी चीज़, इस बार इस स्कीम के लिए जो एलोकेशन है सरकार ने कम कर दिया बाय 16 करोड़। मतलब एलोकेशन बढ़ाने के बजाय एलोकेशन कम हो रहा है।
2014-15 में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च किया था 0.58% ऑफ जीडीपी, और 2023-24 के बजट में प्रोविजन किया गया है 0.21% ऑफ जीडीपी। दूसरी तरफ देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा इस बार जो बजट प्रेजेंट किया गया ना, प्रोविजन ये किया गया, नरेगा स्कीम में जो 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ना, उन डेज को इंक्रीज करके 125 कर दिया है राजस्थान सरकार ने। इसके अलावा जो पेंशन दी जाती है अलग अलग सेक्शंस को, जैसे बुजुर्ग लोगों को यानी एल्डर सिटीजन्स को, डिफरेंटली एबल पर्सनस को मिनिमम सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो मिलेगी ना 1000 पर मंथ मिलेगी, और 15% का इंक्रीमेंट होगा हर साल कम से कम। समझ गए? तो राजस्थान सरकार ने अच्छे प्रोविजंस किए हैं राइटर के अनुसार। और जबकि देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये बीपीएल फैमिलीज के लिए है, बट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है राजस्थान सरकार की स्कीम में। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका फ़ायदा, ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वाली स्कीम, इसका फ़ायदा 10 लाख लोगों को होता है, जबकि राजस्थान सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा 90 लाख लोगों को होगा। समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है अपनी इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पर? ऑलमोस्ट 9200 करोड़ के आसपास, जबकि राजस्थान सरकार जिसकी स्कीम का फायदा 90 लाख लोगों को होगा, राजस्थान सरकार खर्च कर रही है 11,500 करोड़, यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से 30% ज़्यादा। राइटर ये कहते हैं इवन देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो डीए वगैरह, डियरिंग अलाउंस वगैरह इंक्रीज किया जाता है ना, उसी में ज़्यादा खर्च आ जाता है। ये देखो डियरिंग अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, डीए इंक्रीज किया जाता है, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोला जाता है। तो महंगाई भत्ता एनुअली जो इंक्रीज किया जाता है ना, जिस पे जितना खर्च आता है वो 12,000 करोड़ होता है एनुअल खर्च। ये भी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर जो एनुअली खर्च किया जाता है उससे 30% ज़्यादा। तो मतलब राइटर कहते हैं समझ नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कम क्यों खर्च करती है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पर। ये चैरिटी नहीं है, ये उनका राइट है। जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं या फिर वंचित समाज के लोग हैं, जैसे डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं, ये उनका हक है देश की तरक्की में भागीदार बनना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशंस ऐसा नहीं करती। मतलब जो कंडीशंस लगाई गई हैं ना स्कीम में, जैसे सिर्फ वो पर्सन्स जिनमें 80% डिसेबिलिटी है, सिर्फ उन्हीं को पेंशन का पैसा मिलेगा, और 2001 के सेंसस के डेटा के अनुसार फैमिलीज की पहचान की जाएगी बेनिफिशियरी बनने के लिए। ऐसी ऐसी कंडीशन सरकार के द्वारा लगाई गई हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की जो कंडीशंस है ना वो काफ़ी आसान हैं। जैसे हर एक वो महिला जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, जिसकी एज 55 से ज़्यादा है, वो उसको पेंशन मिल सकता है, और मैन जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, जिसकी एज 58 से ज़्यादा है, उसको पेंशन का लाभ मिल सकता है। ऐसे डिफरेंटली एबल पर्सन्स जिनमें 40% डिसेबिलिटी है वो पेंशन का हकदार हैं। मतलब राजस्थान सरकार की जो कंडीशंस है ना वो ज़्यादा इजी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी टफ कंडीशंस रखी हैं, जबकि पेंशन का अमाउंट उतना का उतना ही है 2007 के बाद से लेके अभी तक। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं बाकी स्टेट्स को और यूनियन गवर्नमेंट को राजस्थान सरकार के मॉडल से थोड़ा सीखना चाहिए और अपने अपने राज्यों में इसी प्रकार से पेंशन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो देखो देश की तरक्की में योगदान देते हैं, तो उन्हें बिना कंट्रीब्यूट किए पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और देश की सभी सरकारों को इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो नरेगा स्कीम से संबंधित है। जल्दी से इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए तो नहीं है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 17 साल पूरे हो गए नरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट हुए। 2005 में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई थी, 17 साल पूरे हो गए। रूरल एरियाज में नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिला है इस स्कीम का। कई बार सीजन नहीं होता एम्प्लॉयमेंट का, तो उस समय बहुत से वर्कर्स नरेगा स्कीम का लाभ उठाते हैं। और कई बार देखो मानसून जब अच्छा नहीं रहता तब भी इस स्कीम का बहुत से वर्कर्स के द्वारा लाभ उठाया जाता है। तो एक प्रकार से ये स्कीम जो है इंश्योरेंस का काम करती है बहुत सारे दुखद समय में। मतलब जब काम नहीं मिलता वर्कर्स को, तो उनको जब पैसा मिलता है ऑफ सीजन्स में,
तो डिमांड जनरेट होती है रूरल एरियाज में। मतलब रूरल एरियाज की इकोनॉमी को सस्टेन करने में नरेगा स्कीम का रोल है। और जब देखो पेंडेमिक आया, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों की तरफ लौट गए और रूरल एरियाज में उन्होंने नरेगा स्कीम में काम किया। डिमांड एकदम से बढ़ गई नरेगा स्कीम के अंतर्गत। बट देखो राइटर का यह कहना है कि करंट गवर्नमेंट के लिए मनरेगा स्कीम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से उन्होंने एलोकेशन स्कीम के लिए कम कर दिया है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे वेज डिलेज, वेजेस जो हैं देरी से मिलते हैं वर्कर्स को, फंड जितने आवश्यक हैं उतने नहीं दिए जा रहे हैं, आधार बेस्ड पेमेंट हो रही हैं और आधार ऑथेंटिकेशन में वर्कर्स को काफ़ी दिक्कत आती हैं, रेगुलरली अटेंडेंस वगैरह लगती है, लेकिन अटेंडेंस इंटरनेट की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत बार वर्कर्स के काम करने के बावजूद अटेंडेंस नहीं लग पाती। तो ऑफिशियल्स और वर्कर्स को ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। इवन जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अभी सारा का सारा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जबकि ना स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा डिवाइड होना चाहिए 60-40 रेशो में, 60 दे सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% दे स्टेट गवर्नमेंट। राइटर कहते हैं देखो ऑलरेडी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं चल रही है, अगर ये होगा तो बल्कि और ज़्यादा वेजेस का डिले होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से स्टेट गवर्नमेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि जीएसटी को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए और अपनी मर्जी से वो टैक्स लगा पाएं। अभी उनके पास ऑटोनॉमी कम हो गई है खुद से टैक्स लगाने की, जीएसटी के आने के बाद से ही। लास्ट में ये कहते हैं राइटर, मनरेगा जो है वो एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। मतलब कोई भी वर्कर जाकर बोल सकता है गवर्नमेंट को कि मुझे काम चाहिए, तो काम देना ही होगा 100 दिनों का। अगर 15 दिनों के अंदर अंदर काम नहीं दिया तो फिर कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन देखो फंडिंग कम दी जाती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, तो ये नाम के लिए डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम रह गया है। और जो चीजें हैं ना कि 15 दिनों के अंदर काम मिलेगा, अदरवाइज वेजेस मिलेंगे, वो इंप्लीमेंट नहीं होती। वो चीजें नाम की हैं वो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट्स के ऊपर जिम्मेदारी ना डाले और इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दे। स्कीम ने पॉजिटिव इंपैक्ट लाया है, ऐसा राइटर का मानना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जापान के ग्लोबल साउथ के साथ इवॉल्विंग रिलेशंस से संबंधित है। अब देखो, चूंकि जापान के ग्लोबल साउथ के साथ रिश्ते डिस्कस किए गए हैं, तो डायरेक्ट यूज इस आर्टिकल का कम है, लेकिन इनडायरेक्ट यूज है। वो आर्टिकल जब हम डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये ग्लोबल मैप है ना, तो ऊपर जो कंट्रीज आते हैं वो हैं ग्लोबल नॉर्थ, और नीचे इस लाइन के नीचे जो देश आते हैं वो हैं ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में देश आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, आमतौर पे अमीर देश, डेवलप कंट्रीज। और ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के, इन देशों में आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी। कल्चर इन देशों का आपको बहुत डाइवर्स देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन इन देशों में आपको बहुत डाइवर्स ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ना जापान एक ऐसा देश है जो G7 में आता है, लेकिन एशिया का देश है। जापान G7 कंट्रीज का ध्यान दिला रहा है कि आप ग्लोबल साउथ को इग्नोर मत कीजिए। ग्लोबल साउथ को आप इग्नोर करोगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर वेस्टर्न कंट्रीज ग्लोबल साउथ को इग्नोर करेंगी ना, तो चाइना अपना दबदबा इस्टेब्लिश कर लेगा ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में, यानी अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। जापान ने देखो अब ग्लोबल साउथ पर काफी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। 2007 में उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे ना शिंजो आबे, उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक वर्ड यूज किया था। इसका आइडिया रखा था कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, दोनों ओशन में जो कंट्रीज आते हैं ना, उनके इंटरेस्ट आपस में लिंक्ड हैं, मिले हुए हैं। तो दोनों ओशन में जो देश आते हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए। इशारा चाइना की तरफ था। शिंजो आबे ने ही आइडिया रखा कि एशिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उनको एक कोलिशन बनाना चाहिए। बाद में एक ग्रुप बना क्वेड, जो डेमोक्रेसी कंट्रीज का ग्रुप है, हालांकि सारे एशिया के कंट्री नहीं हैं। आज के समय में देखो जो जापान है ना, जापान के प्रधानमंत्री है किशिदा। किशिदा ने जापान के अप्रोच को काफी चेंज किया है। पहले ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जापान ने मिलिट्री पर ध्यान नहीं दिया। समझौता हुआ था यूएसए के साथ कि हम मिलिट्री को अपना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, और इसलिए जापान की सुरक्षा की गारंटी ली थी यूएसए ने। बट देखो आज जापान ना
चाइना के खतरे को देखते हुए काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है। जैसे जापान ने अपने बजट को अगले 5 सालों तक अपना बजट जापान रखेगा, डिफेंस बजट 2% ऑफ जीडीपी। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कैपेबिलिटी जापान इंक्रीज कर रहा है, मिसाइल फोर्स डेवलप कर रहा है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स जापान ले रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, जो काफ़ी समय पहले तक जापान नहीं लेना चाहता था, लेकिन चाइना का खतरा बढ़ गया है। अब जापान अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। रशिया यूक्रेन वार में जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने शायद स्पष्ट स्टैंड लिया, रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया। जापान ने यह कहा, अगर देखो फोर्स की सहायता से अगर कोई देश स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करेगा ना अपने आप से, तो ये फिर वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एशिया में। मतलब साफ तौर पर इशारा फिर से चाइना की तरफ। आज रशिया स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, कल को चाइना भी ऐसी ही कोशिश कर सकता है एशिया में। यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। तो राइटर देखो ये बोलते हैं, जापान की जो अप्रोच है ना ग्लोबल साउथ की तरफ, अब वो चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया और जापान के बीच में कोऑपरेशन का स्कोप और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी ग्लोबल साउथ का लीडर है, माना जाता है ट्रेडिशनली। समय समय पर इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता रहता है, डेवलपिंग कंट्रीज की, गरीब देशों की। जापान का ध्यान अब ज्यादा ग्लोबल साउथ की तरफ है, तो दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज उठा सकते हैं वर्ल्ड के विभिन्न मंचों पर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो लास्ट जो आर्टिकल है ना, वो इस बारे में है, रशिया का जो वार है ना, यूक्रेन रशिया का वार, ये यूरोप और यूएस को ज्यादा हर्ट कर रहा है। कैसे? देखो वैसे तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वार स्टार्ट हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। रशिया का $300 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसे फ्रीज कर दिया। स्विफ्ट जो फाइनेंशियल मैसेजेस के आदान प्रदान होता है, स्विफ्ट का जो नेटवर्क है, इसके थ्रू इससे रशिया को बाहर निकाल दिया गया। बड़े बड़े एमएनसीज जैसे मैकडोनल्ड, केएफसी, एडिडास, ये सब रशिया को छोड़कर चले गए। ऐसा लगने लगा था कि रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। रशिया की इकोनॉमी जो कि सिर्फ और सिर्फ $2 ट्रिलियन की है, इसकी कोई औकात नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी के सामने। बट देखो रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करी। आज के समय में हम देखें 2024 में रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.1% रहेगी। यूएसए की ग्रोथ रेट 2024 में 1%, इसके अलावा यूरो एरियाज की 1.6%, जापान की सिर्फ 0.9%। मतलब रशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा रहेगी। बाकी जो देश हैं जैसे देखो इंडिया, चाइना, वो तो तेल परचेज कर रहे हैं रशिया से, और इंडिया रशिया की कंपनीज जैसे चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन, JSW स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक्सपेंड कर रहे हैं रशिया में, मतलब और ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं रशिया में। और रशिया की जो करेंसी है रूबल, बल्कि वो देखो पिछले साल जून में ना हाईएस्ट लेवल पर थी डॉलर के मुकाबले में। इन्फ्लेशन की बात करें, एनुअल इन्फ्लेशन रेट रशिया में दिसंबर 2022 में थी 11.9%, ज़्यादा है। लेकिन देखो यूरोप के कंट्रीज में और भी ज़्यादा है। कुछ देश जैसे लातविया, लिथुआनिया, हंगरी, इन देशों में इन्फ्लेशन 15% से भी ऊपर है। और पूरे EU रीजन में इन्फ्लेशन एवरेज अगर माने तो 10.4%। अभी देखो यूरोपियन कंट्रीज को रशिया से तेल नहीं मिल रहा है, तो एनर्जी के लिए यूएसए के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, और यूएसए महंगा गैस वगैरह देता है यूरोपियन कंट्रीज को। यूरोजोन में जो देश आते हैं उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया है 2022 में 96.4% में। मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस यूरोपियन कंट्रीज की ज़्यादा खराब हुई हैं। इसके बाद यूएसए का भी जिक्र किया जाता है। जून 2022 में यूएसए में इन्फ्लेशन 9.1%, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे हाईएस्ट है। हालांकि अभी तो थोड़ा कम हो गई है 6.5%। ये तब है जब यूएसए के सेंट्रल बैंक ने रेट्स को काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स बताकर राइटर बोलना चाहते हैं, देखो जैसा सोचा गया था ना कि एकदम से रशिया घुटनों पर आ जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी इतने सारे सैंक्शंस लगाने के बाद, ऐसा हो नहीं रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए की इकोनॉमी पर बल्कि ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि यूएसए भी बहुत सारा पैसा दे रहा है यूक्रेन को, बहुत हथियार दे रहा है, जो कहीं ना कहीं देखो नेगेटिव इंपैक्ट यूएसए की इकोनॉमी पर डाल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।